नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। आज खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। तो गुलाम वंश में जो हमारा अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? क्यूमर्स। तो ये याद रखेंगे, क्यूमर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्यूमर्स किसका पुत्र था? कैकुबाद का। तो कैकुबाद हल्का दिमाग में रखेंगे, कैकुबाद। और कैकुबाद ने ही क्या किया था? किलू गढ़ी महल जो था उसका निर्माण किया था, जिसे 9A शहर की संज्ञा दी गई थी। 9A शहर कैकुबाद ने किलू गढ़ी, कैकुबाद से किलू गढ़ी याद रखेंगे। और कैकुबाद का पुत्र था, बहुत ही मतलब कि अल्प आयु का था क्यूमर्स। उसी समय क्या होता है कि क्यूमर्स को क्या बना दिया जाता है? राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। राज सिंहासन पर उसे बैठा दिया जाता है। और संरक्षण देता है कौन? क्यूमर्स को। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्यूमर्स को संरक्षण कौन देता है, क्योंकि क्यूमर्स तो बहुत छोटा था, तो कौन देता है? तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, ये नाम याद रखेंगे। तो यहाँ से आप देख पाते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ पर है, किसके शासनकाल में है? तो यहाँ पर देख पाते हैं कि क्यूमर्स के शासनकाल में है। और क्यूमर्स को क्या करता है? संरक्षण देता है, मतलब कि उसको संरक्षण प्रदान करता है और खुद क्या होता है? शासन की बागडोर अपने हाथों में रखता है। ठीक है। और कुछ समय बाद ही क्या करता है? फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देता है। और क्यूमर्स की हत्या होने के बाद गुलाम वंश क्या होता है? वहाँ से समाप्त हो जाता है और शुरू होता है खिलजी वंश। और यहीं से क्या होता है? खिलजी वंश जब शुरुआत होती है तो यहीं से खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। तो खिलजी क्रांति मतलब कि एक मतलब विशेष प्रकार का मतलब वंश की शुरुआत होती है। उसी सेंस में कहा गया है खिलजी क्रांति। ठीक है। तो खिलजी क्रांति का संबंध तो जैसे कि नाम है खिलजी क्रांति से जान जाएंगे आप लोग, खिलजी वंश माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपको दिमाग के अंदर रखना है। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है उसका क्या नाम होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन सा शासक है? जब खिलजी वंश की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा क्या कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, और उसके बाद देखेंगे तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आ रहा है, फिर लोधी वंश आ रहा है। ठीक है। तो इन सभी शासकों का जो क्रम है, शासन का जो क्रम है, उसमें सबसे कम शासन किसने किया? तो हम यहाँ देख पाते हैं कि खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, मात्र 30 वर्ष तक ही शासन किया। 30 वर्ष तक ही शासन किया। और इस 30 वर्ष के शासन काल में कौन सा शासक रहा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिसने अपनी नीतियों से मतलब दिल्ली सल्तनत को क्या किया? प्रभावित किया। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की कुछ उपलब्धियाँ हैं तो उसकी भी चर्चा यहाँ करना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, यहाँ पर हम लोग जानेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उपाधि थी देख पाते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या थी? शाइस्ता खां की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। शाइस्ता खां। जब इसे बरन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, कहाँ का? बरन का राज्यपाल जब इसको नियुक्त किया गया था तब इसे शाइस्ता खां की उपाधि से नवाजा गया था। और ये क्या करता है? क्यूमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की नींव रखता है। अब यहाँ पर देखना है कि इसने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण क्या होता है। जब हम लोग शासकों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जलालुद्दीन खिलजी ने, मतलब कि फिरोज खिलजी ने, जो फिरोज खिलजी जो था उसने कौन सा अभियान किए? तो इसके 2 महत्वपूर्ण अभियान हैं। यही 2 महत्वपूर्ण अभियान परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण अभियान क्या? रणथंभौर। तो यहाँ याद रखेंगे रणथंभौर का एक अभियान था और दूसरा था मंदौर का अभियान। कौन सा अभियान? मंदौर का अभियान। तो यहाँ पर देखना है हमको दो अभियान, मुख्य रूप से इसे 2 ही अभियान किए ही यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही शांति प्रिय शासक के रूप में ये जाना जाता है। बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था ये। ठीक है। यही उदार प्रवृत्ति इसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है भविष्य में। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि कोई अभियान इसने किया भी तो कौन से 2 अभियान किए? तो एक रणथंभौर का अभियान था, एक मंदौर का अभियान था, जिसमें उसने रणथंभौर अभियान को बीच में ही छोड़ दिया था।
बीच में ही उसने रणथंबोर अभियान को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और जो विजित किया जिस अभियान को कंप्लीट किया वो कौन सा, मंदौर का अभियान था। तो कंप्लीट किस अभियान को किया इसने, तो इसकी याद आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग दिल्ली सल्तनत में देख रहे हैं इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों का अटैक होता रहा है, और आगे भी क्रम बना हुआ, मंगोलों का अटैक जो क्रम बना हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है खिलजी के समय में भी मंगोलों का अटैक हुआ होगा, तो फिरोज खिलजी के समय में भी क्या हुआ, मंगोलों का अटैक हुआ। और उल्गू खां नाम का एक उल्गू खां है, देखेंगे यहाँ देखेंगे, उल्गू खां नाम है, ना कि उलूग खां। उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये आपको याद रखना, उलूग खां की उपाधि थी बलबन की, लेकिन मैं यहाँ उल्गू खां की बात कर रहा हूँ। जो उल्गू खां था ये एक मंगोल था। कौन था, मंगोल था। इसके नेतृत्व में ही कुछ मंगोल जो भारत में आके बस गए। किसके नेतृत्व में, उल्गू खां के नेतृत्व में। और किसके शासनकाल में ये था, तो ये था फिरोज खिलजी के शासनकाल में था, ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया, जो उल्गू खां के नेतृत्व जो मुसलमान बसे आके भारत में, वो नवीन मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नवीन मुसलमान की संज्ञा दी गई है, कुछ जो मंगोल हैं उनको दी गई है, और वो किसके नेतृत्व में आके बसे थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उल्गू खां के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे मंदौर का जो अटैक अभियान स्टार्ट किया था इसको कंप्लीट करते हैं, और रणथंबोर के अभियान को बीच में ही छोड़ देते हैं फिरोज खिलजी। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके समय में एक विदेशी फकीर थे। इनके समय में विदेशी फकीर थे। विदेशी फकीर जो थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम याद रखना है आपको हल्का सा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जो विदेशी फकीर थे उनका नाम था सीदी मौला, सीदी मौला। और सीदी मौला से इनके मतभेद थे, ठीक है। तो विदेशी फकीर थे सीदी मौला, और इनके मतभेद थे किसके, फिरोज खिलजी के मतभेद थे, सीदी मौला थे। और इसलिए फिरोज खिलजी ने इन्हें हाथियों से मरवा दिया था, मतलब हाथियों से कुचलवा दिया था। तो हाथियों से कुचलवा दिया था किसको, सीदी मौला को, विदेशी फकीर थे ये, ठीक है। क्योंकि ऐसा इनके ऊपर आरोप था कि ये षड्यंत्र करके खिलजी वंश पर क्या कहते हैं, शासन करना चाहते थे। तो इसके चलते, इस शक के चलते, हालांकि बाद में ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी, तब भी क्या होता है कि हाथियों से कुचलवा दिया जाता है सीदी मौला को, और सीदी मौला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अब यहाँ पे ये देखना है हमको, चूंकि इसकी नीति बहुत ही उदारवादी थी, बहुत ही शांतिप्रिय शासक था ये, जिसके चलते इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है भविष्य में। और खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ता है ये देखेंगे कि जब शाइस्ता खां अर्थात फिरोज खिलजी जो था, फिरोज खिलजी जो था वो अलाउद्दीन की, यहाँ पर देखेंगे अलाउद्दीन आने वाला, अब अलाउद्दीन देखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी विजित करता है देवगिरी अभियान को, देवगिरी अभियान को विजित करता है। और देवगिरी अभियान को विजित करके जब कड़ा में ये रुका होता है अलाउद्दीन खिलजी, कड़ा मानिकपुर, आप लोग नाम सुनते हैं कड़ा मानिकपुर, ठीक है। तो कड़ा में जब ये रुका होता है तो उसी समय फिरोज खिलजी इसको बधाई देने जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और उसी समय क्या धोखे से क्या कर देता है अलाउद्दीन, फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, फिरोज खिलजी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है जब हत्या कर दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, किलूगढ़ी में, उसी किलूगढ़ी में जिसका निर्माण कैकुबाद ने करवाया था, वहाँ पर अपना कहता है राज्याभिषेक करता है। तो किलूगढ़ी में राज्याभिषेक करता है कौन, तो यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी किलूगढ़ी के किले में, किलूगढ़ी के किले में करता है। और किलूगढ़ी को क्या कहते हैं, 9 शहर की संज्ञा दी जाती है, 9 शहर की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किलूगढ़ी में राज्याभिषेक करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी, द्वितीय सिकंदर सानी। तो द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण करते हैं कौन, सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की है। जैसा कि मैंने बताया कि
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में हम लोगों ने दो अभियानों की चर्चा की, यहाँ पर एक रणथंभौर की, एक मंदोर की। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है किसी भी शासक के अभियानों के बारे में पढ़ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग अभियान की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर सानी के द्वारा। बार बार ये नाम ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद हो जाए। द्वितीय सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर ए सानी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे पहला अभियान जो होता है वो होता है गुजरात का अभियान। तो यहाँ पर दो अभियानों की मुख्य रूप से मैं चर्चा कर देता हूँ जिससे आपको जो परीक्षा का प्रश्न काफ़ी आसानी से तैयार हो जाए। पहला जो अभियान होता है, पहला अभियान किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान जो होता है, फर्स्ट अभियान, वो गुजरात का अभियान होता है। ठीक है, और सबसे अंतिम अभियान कौन था ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो अंतिम अभियान होता है देवगिरी का। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं देवगिरी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे देवगिरी का अभियान के समय ही वो वापस लौट रहा होता और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो देवगिरी अभियान करता है उस समय वो शासक नहीं होता है दिल्ली सल्तनत का। तो शासक उस समय के देवगिरी का अभियान है वो, जब वो हत्या कर देता है किसकी? फिरोज खिलजी की। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब वो दिल्ली सल्तनत पे काबिज था उस समय उसका प्रथम अभियान कौन था? तो वो था गुजरात का अभियान। और उसी समय अंतिम अभियान था वो द्वितीय देवगिरी का अभियान, सेकेंड। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अब इसके बीच में कौन कौन से अभियान चलाए गए ये आपको याद रखना है। तो गुजरात अभियान के समय कौन शासक था उस समय, यहाँ पे याद रखना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर कर्ण द्वितीय शासन कर रहा था, कर्ण सेकेंड। और इसी समय मलिक काफूर को प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? गुजरात अभियान से। तो मलिक काफूर को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? गुजरात के अभियान से सिकंदर सानी द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मलिक काफूर यहाँ से प्राप्त किया, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसे 1000 दिनारी की संज्ञा भी दी जाती है, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। ठीक है, तो इसीलिए 1000 दिनारी की संज्ञा दी जाती है किसे? मलिक काफूर को। तो ये परीक्षा का प्रश्न है, 1000 दिनारी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मलिक काफूर को दी जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो पहला अभियान, अंतिम अभियान हमने देखा गुजरात का। अब देखते हैं द्वितीय अभियान। तो द्वितीय अभियान हमारा क्या है? रणथंभौर का अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। तो ये भी याद रखेंगे, हमीर देव शासक भी याद रख लेंगे आप लोग। यहाँ पर हमीर देव को पराजित कर देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है चित्तौड़। तीसरा जो होता है चित्तौड़। और चित्तौड़ में उस समय शासक थे राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की स्टोरी आप लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। ठीक है, पद्मावती, उसमें राजा रतन सिंह के बारे में बताया गया है और पद्मावती के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चित्तौड़ विजय को याद रखेंगे, तीसरी विजय थी इनकी। लेकिन ये नहीं याद रखना पहली विजय अंतिम विजय आपको दिमाग में रखना है। लेकिन चित्तौड़ विजय भी किया था। तो राजा रतन सिंह के बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ अभियान है हमारा मालवा का अभियान। और मालवा को समय शासक कौन था? महलक देव। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ अभियान के ऊपर, सिवान या सिवाना कह सकते हैं। शीतल देव उस समय शासन कर रहे होते हैं। तो महलक देव, शीतल देव, मालवा और सिवाना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अब ये तो देख सकते हैं हम लोग, मालवा का है, चित्तौड़ का है, सिवाना का, रणथंभौर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सब देखते हैं कि ये विंध्याचल जो पर्वत है उसके उत्तर का क्षेत्र है। ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर का क्षेत्र है ये शासन, जहाँ पे इन्होंने अभियान चलाया अपना, सिकंदर सानी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अब यहाँ पर विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करेंगे और दक्षिण में अब अभियान चलेगा। तो दक्षिण का अभियान मतलब कि दक्षिण का अभियान चलाने वाला कोई पहला शासक हुआ, तो वो कौन हुआ?
तो ये महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली सल्तनत में इतने शासकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश में सभी शासकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक दक्षिण भारत की तरफ नहीं बढ़ा। तो दक्षिण भारत पर बढ़ने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर देखेंगे विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी यानी सिकंदर सानी। अब यहाँ पर देवगिरी अभियान चला फिर से पुनः। तो देवगिरी का अभियान हम देख पा रहे हैं कि एक फर्स्ट टाइम चला था, कब? जब फिरोज खिलजी का शासन चल रहा था उस समय, ठीक है। तो देवगिरी का शासन अब दिल्ली सल्तनत पे बैठने के बाद तब चलता है देवगिरी का शासन, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और देवगिरी का अभियान का संचालन मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मलिक काफूर कर रहा था, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर देवगिरी का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था, देवगिरी के अभियान का नेतृत्व कर रहा था। और उस समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र। रामचंद्र। हालांकि रामचंद्र को पराजित कर दिया जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है, बाद में क्या कर दिया? छोड़ दिया जाता है रामचंद्र को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वारंगल। वारंगल यानी तेलंगाना, वारंगल यानी तेलंगाना, यह अभियान चलता है। और उसमें शासक कौन होते हैं? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं तेलंगाना कहाँ पे है? वारंगल, वारंगल तेलंगाना, ठीक है। यहाँ ये अभियान चलता है और प्रताप रुद्रदेव उस समय वहाँ शासन कर रहे होते हैं। और यहीं पर माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा भेंट किया था किसने? ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रताप रुद्रदेव जो समय वारंगल में शासन कर रहे थे, तेलंगाना शासन कर रहे थे, तो मलिक काफूर को भेंट किया गया था। अब देखते हैं अंतिम विजय, जिसे हम लोग द्वितीय देवगिरी की विजय कहा जाता है। द्वितीय देवगिरी अभियान, द्वितीय देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान, ठीक। उस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? शंकर देव, शंकर देव। और शंकर देव की हत्या कर दी जाती है यहाँ पर और द्वितीय देवगिरी अभियान को विजित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं गुजरात विजय, फिर रणथंभौर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभियान चलाए थे। किसने? सिकंदर सानी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस प्रकार आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी नीति का संचालन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अब यहाँ पर देखने हैं महत्वपूर्ण कार्य, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ, महत्वपूर्ण क्योंकि कार्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किए थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण मूल नियंत्रण प्रणाली। मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसी ने की? तो किसने की? मूल नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जा सकता है इसको। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है मूल नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली, दो तरह से पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न। तो ये भी याद रखिएगा, मूल नियंत्रण या बाजार नियंत्रण, इस तरह भी लिख के आ सकता है। तो मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा इसको। फिर देखेंगे दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत जिसका जो अधिकारी होता था वो शहनाए मंडी होता था। तो दीवानी रियासत का गठन किया, शहनाए मंडी क्यों किया था? व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण करने के लिए इसका गठन किया था। इसको मैंने नोट कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, दीवाने मुस्त खराज। तो यहाँ पर देखेंगे दीवाने रियासत और दीवाने मुस्त खराज दो विभाग का गठन किया गया है। दीवाने रियासत और व्यापारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शहनाए मंडी इसका अधिकारी हुआ करता था। और दीवाने मुस्त खराज ये राजस्व विभाग का राजस्व विभाग था तरह का। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने के लिए दीवाने मुस्त खराज को क्या गया था? गठन किया गया था। ठीक है, तो ये दो मुख्य विभाग हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किए गए थे। तो इन दोनों को याद रखना है, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्त खराज। फिर देखते हैं भूमि के पैमाइश,
भूमि के पैमाइश मतलब भूमि का पैमाइश करना, पैमाइश करने का मतलब कि उसकी नाप जोख करना, उसके बाद नाप जोख के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाना कि कितनी भूमि कृषि योग्य है, कितनी भूमि कृषि योग्य नहीं है, उसका डिवीज़न करना, उसके ऊपर उसी अनुसार क्या है टैक्स इम्प्लीमेंट करना, ये महत्वपूर्ण था इसमें यहाँ पर। तो भूमि पैमाइश का मतलब था, और उस समय की इकाई क्या मानी गई थी, नापने की इकाई क्या होती थी, उसका नाम रखा था बिस्वा। बिस्वा शब्द का प्रचलन आज भी है, लेकिन वह उस समय यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उस समय इकाई क्या होती थी, तो बिस्वा पैमाइश की मतलब कि इकाई हुआ करती थी नापने की। तो यहाँ पे याद रखेंगे भूमि की पैमाइश करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो यहाँ पे याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखेंगे यहाँ पर घोड़ों को दागने की प्रथा, मतलब कि घोड़ों को दागने मतलब घोड़ों को पहचानने के लिए क्या किया जाता था, घोड़ों के दागने की प्रथा का प्रचलन किया गया था। दूसरा क्या था, सैनिकों का हुलिया रखना, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म वगैरह भरते हैं तो फोटो वगैरह चिपकानी पड़ती है ना, उसी प्रकार से सैनिकों का हुलिया पहचानने के लिए भी वहाँ पर क्या किया, चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, और बार बार घोड़ों का निरीक्षण करवाना, ये एक महत्वपूर्ण क्या था, एक कार्य था जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। फिर देखते हैं घरी कर और चरी कर। घरी कर और चरी कर काफ़ी महत्वपूर्ण है, घरी कर और चरी कर। तो घरी कर का मतलब मकान पर टैक्स, जैसे कि हाउस टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, तो हाउस टैक्स, उसका हाउस टैक्स लगाया था, जैसे बोला था घरी कर। और चरी कर मतलब चरना, मतलब कि जो पशुओं द्वारा चराई होती थी, चरवाहा जो होता था, जो चारागाह होता था, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो चरी मतलब कि जैसे कि गाय पशु जो उनके लिए एक विशेष स्थान हुआ करता था, और वहाँ पर जब पशु चरने जाते थे तो उसके लिए क्या था, टैक्स देना पड़ता था किसानों को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने यहाँ आपको दी हैं। उसके बाद देखते हैं जो अन्य शासक हुए उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनके बारे में कुछ विशेष नहीं है, बस नाम जान लीजिए काफ़ी है। बस यहाँ से 2 ही शासकों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट शासक कौन है वो भी जान लेते हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर, ये इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद। उसके बाद देखते हैं मुबारक शाह आते हैं, मुबारक शाह, और उसके बाद आते हैं खुसरो शाह, खुसरो शाह। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, तो खुसरो शाह था। ये परीक्षा का प्रश्न आता है। बाकी कुछ ही प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जाता अन्य शासकों के संबंध में, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खुसरो शाह था। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो देखा आप लोगों ने, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए दोबारा फिर देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।